Hello everyone, welcome to the online session of Manu Law classes. My name is Brijesh, I am the English faculty at Manu Law classes. In today's session, I am going to discuss the question paper of DU LLB 2021-2022 and the recent that happened just now 2023. So I'll be discussing the nature of questions that has been asked in the papers. Also, I'll be discussing the strategy how you are going to tackle these questions for future paper, and make a note of all the category that I am going to mention for you in this video. So let's get started. This one is DU 2021. Okay, so in DU 2021 there were passages based upon some editorial or some books. First question, according to Locke, who is the creator of life? So देखो क्वेश्चन का नेचर अगर हम ध्यान से देखें तो अकॉर्डिंग टू लॉक हु इज द क्रिएटर ऑफ लाइफ, तो ये क्वेश्चन आप इसे फैक्चुअल कह सकते हो. दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन. व्हाई? बिकॉज द आंसर कैन बी फाउंड इन द पैसेज इटसेल्फ. ठीक है, सो पैसेज में आपके फैक्चुअल क्वेश्चन था. नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इट सेज अडल्ट्स रूल एंड जुरिसडिक्शन ओवर चिल्ड्रन. अब ये क्या है? इज टेम्पररी, इज बेस्ड ऑन इन्फेंसी ऑफ द चाइल्ड, नेवर एंड्स with knowledge, can be justified as paternalism based on incapacity. This will be called as inference based question. So पहला factual, दूसरा inference. तीसरे की अगर हम बात करें, it says the reason that Locke's theory has survived the test of time is, again inference. पढ़ के ही समझ में आएगा. So inference based question है ये. Then comes choose the correct answer from the given below, and the sentence is here. Parents are informed the mind given. It says who is having the trouble and what is the trouble. Again inference. Further, the passage can have its title. Title कैसे निकालोगे? Ascertaining title. Ascertaining title. So ascertaining title is again an inference based question. So this is it. अगर हम ध्यान से देखें, so DU 2021 में there were just 5 questions and mostly they were factual and inference based. Further अगर हम 2022 की बात करें तो उन्होंने काफी अमालगमेशन किया ग्रामर के टॉपिक्स का. जैसे पहले बात करें तो उन्होंने एक सिनोनिम दिया, एक पैसेज दिया दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन जूरिस्प्रूडेंस. डिफिकल्ट था इन नेचर, बट क्वेश्चन ऑन द अदर हैंड उतने डिफिकल्ट नहीं थे. सबसे पहले पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव पैसेज, है ना. तो टाइटल के बारे में बात हो रही है, तो लीगल पार्टी जो आंसर आपके सामने ही है. हालांकि आंसर इज इन पब्लिक डोमेन. आपको बस मैं ये समझाना चाहता हूँ नेचर क्या है. मेन आइडिया के लिए भी आपको इन्फर करना होता है, सभी पैराग्राफ्स को अच्छे से पढ़ना होता है, एंड उसके बाद ही आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज द मेंबर ऑफ वियना सर्कल ऑफ लॉजिकल पॉलिटिज्म सॉट टू कंबाइन. अगेन इन्फरेंस. तो दो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने. बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ एंटागोनिज्म. अब देखो एंटागोनिज्म क्या होता है. प्रोटैगनिस्ट सुना होगा आपने. प्रोटैगनिस्ट मतलब द मेन एक्टर, लीड एक्टर ऑफ फिल्म और सिनेमा ड्रामा. एंटागोनिज्म उसका उल्टा है, एंटागोनिस्ट. ठीक है, अब एंटागोनिस्ट का सिनोनिम नहीं है वो पूछ रहा है, मतलब एंटोनिम पूछ रहा है. ऑलराइट, सो एंटोनिम एंड सिनोनिम पे काम करना होगा आपको. इसके लिए एंटोनिम प्लस सिनोनिम, ये हो गया आपका इन्फ्रेंस के बाद दूसरा. नेक्स्ट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर प्रायरी. ठीक है, सो ये आपका सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चन है. सो कीप अ नोट, आप मार्क करते चले जाओ जो मैं लिख रहा हूं. Then says according to the passage, what are the above passages? Again inference based question. Okay. Now what is the antonym for practical? देखो practical का antonym जो होता है impractical and unpractical. So अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका antonym based question है. practical के एंटोनिम को समझना है आपको. ठीक है, इम्प्रैक्टिकल इज द करेक्ट वन.
Next is choose the correct meaning of the idiom that let the cat out of the bag. So let the cat out of the bag का मतलब किसी सीक्रेट को रिवील करना। तो इसके लिए आपको आगे से इडियम की भी पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस। अब इसे आप कह सकते हो ये पैरा जंबल के क्वेश्चन है, ठीक है। सो पैरा जंबल के क्वेश्चन है ये। तो दिस इज अगेन अ पैरा जंबल, सो मार्क कर लो, उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट इज एनालॉजी। एनालॉजी बहुत गूगल पे मिल जाते हैं आपको, है ना। फिश को अगर स्कूल कहते हैं तो लायन के ग्रुप को क्या बोलेंगे, प्राइड बोलेंगे, ठीक है। चूज द एंटोनिम ऑफ हार्मोनियस। हार्मोनियस मतलब अच्छे मधुर संबंध, ठीक है। सो डिसअकॉर्डेंस इज द करेक्ट वन। चूज द करेक्ट वन वर्ड, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एन ऑफिस विच हैज नो सैलरी। ऑनररी बेसिस पे जो काम होते हैं उसकी कोई सैलरी नहीं मिलती। सो ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अनदर वन वाज antonym. This is again antonym based questions. So I have been writing those category. Make a note that you are also writing with me. Choose the correct meaning of the word inalienable. तो alien मतलब क्या होता है, जो कहीं पे जा सके। inalienable मतलब जो कहीं नहीं ट्रांसफर किया जा सके, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ए। तो ये बेसिकली vocab based question है। कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब कोई भी ऐसी परिस्थिति जो लाइकली करता है एक शॉर्ट रिजल्ट को। कंड्यूसिव का एंटोनिम अगर जानना है, जैसे डार्क इज कंड्यूसिव टू स्लीप, मतलब अगर सोना है तो लाइट्स बुझा दे, आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। अब बोल रहा है उसका उल्टा क्या होगा, तो अनफेवरेबल। कंड्यूसिव इज फेवरेबल, है ना। नेक्स्ट इज प्राइमोजेनिटर। अब ये वर्ड जो है बेसिकली वो कैप से है। अगर आप न्यूज़पेपर लगातार पढ़ते हो तो आपको इस तरह के वर्ड मिलेंगे। The last word, the last question of this paper is what is the meaning of the phrase. तो ये basically idiom and phrase based question है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्दर इस साल के पेपर की, दैट CUET ने कंडक्ट करा, ठीक है। इस पेपर का मैंने डिटेल्ड एनालिसिस ऑलरेडी कर रखा है, पेपर के आंसर को डिस्कस किया है, साथ ही साथ मैंने उसकी स्ट्रेटजी बताई है। इन टुडेज वीडियो I'll be just mentioning the category, accordingly you can prepare. Vocab, the first one is completely vocab based, even though it looks like match the column, it is completely vocab based. If you have command over vocab, as for example, it says, the first line says, according to the rule, nobody is allowed in without a ticket. तो अगर कोई नहीं अलाउड है अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो रूल्स कौन बनाता है, ऑफिशियल, है ना। तो ए का 4 दूसरा सही आंसर हो जाएगा, है ना। So this is not difficult, only you need to have command over vocab. फर्दर उसी तरह सारे की क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये ग्रामर है। ग्रामर के सब टॉपिक में अगर हम जाएं तो कंडीशनल सेंटेंस, क्यों, थर्ड इसका सही होगा, he would have aced fourth। क्यों, had he worked hard for the tournament, मैंने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। had he worked hard, तो इसे आप ऐसे बोल सकते हैं, if he had worked hard, if he had, this is another way of saying had he worked hard, he would have, he would have। तो दोबारा had नहीं आता। कंडीशनल के स्ट्रक्चर में थर्ड कंडीशनल है बेसिकली ये। इसके लिए आपको if चाहिए होता है या had से शुरू हो सकता है, देन आपको प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट चाहिए होता है, पास्ट परफेक्ट, देन आपको would have के साथ V3 चाहिए होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट विद द करेक्ट ऑप्शन। द बोर्ड इज फेवरिंग टुवर्ड। अब देखो, कोई सेंटेंस जो कि इससे स्टार्ट है तो उसमें वॉज आएगा नहीं, एज आएगा नहीं, हैज आएगा नहीं, इस फेवर ऑफ सही है। और अगर हम कैटेगरी की बात करें इस क्वेश्चन की, सो दिस क्वेश्चन इज ग्रामर। अगर मैं सब टॉपिक की बात करूं तो टेंसेस। नेक्स्ट इज पैराजंबल।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखो तो, इवन दो देख बड़ा दिख रहा है पर है आसान। अब देखो पैरा जंबल के लिए सबसे पहले आपको क्या ढूंढना होता है, एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको तीसरे में ही मिल रहा है, इमेजिनेटिव कंपोजिशन, क्योंकि डील्स से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता, बट से भी शुरू नहीं होता, इट्स जो कि एक प्रोनाउन है उससे भी सेंटेंस नहीं शुरू होता। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहला सेंटेंस खत्म होता है इट पर, तो इट के बाद तो आप बट नहीं लगा सकते, है ना। तो ऑप्शन सी अगर आपको मिल चुका है, ऑप्शन सी पहले के पास है और तीसरे के पास है ना। अब इट के बाद तो डील्स आएगा, तो ए, सी के बाद ए, तो दिस आंसर इज करेक्ट। बाकी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ो। जब आपको कंफर्म हो जाए तो जस्ट रीड वंस। ये पैराजंबल था। अब अगर हम बात करें तो स्पेलिंग मिस्टेक, आपके मन में सवाल आएगा कि सर स्पेलिंग मिस्टेक क्यों पूछते हैं। यू आर गोइंग टू बी अ प्रोस्पेक्टिव लॉयर, योर इंग्लिश मस्ट बी वेरी गुड, राइट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। स्पेलिंग बताना है तो अकोमोडेशन एंड कमिटेड दोनों ही सही है, ऊपर ए एंड डी गलत है, बी एंड सी सही है। स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आपका अगेन फर्स्ट नेचर का क्वेश्चन है, ये भी कंप्लीटली वोकैब बेस्ड है। अगर आपको इन चारों की मीनिंग पता है जो कि बहुत आसान है तो फिट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज इंटरेस्टेड इन एनीथिंग कंसर्निंग चिल्ड्रन, स्ट्रीट चिल्ड्रन, मतलब शी कैन बी अ सोशल वर्कर और समबडी हु इज वेरी वेरी पैशनेट अबाउट हेल्पिंग स्ट्रीट चिल्ड्रन। तो फॉलोइंग होगा नहीं, रिगार्डिंग होगा नहीं, कंसिडरिंग होगा नहीं, तो कंसर्निंग ही बचा। तो अगर आप ध्यान से देखो पहले का तीसरा अगर आपको मिल जा रहा तो केवल ऑप्शन नंबर 2 है जिसमें पहले का तीसरा है, बाकी आप मैच कर लो। बी का अगर पहले के तीसरे के हिसाब से हम देखें तो बी का 4 होना चाहिए। इट मीन्स बी का 4 मीन्स कंसिडरिंग हिज डांसिंग स्किल, सेट हो रहा है। फिर अगर हम देखें C1, द पपी केप्ट, अब पपी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, फॉलो। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन करना, डीयू ने बहुत आसान इंग्लिश के क्वेश्चन दिए थे इस साल इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर। अब फिर से आया आपका पैरा जंबल, पैरा जंबल, ठीक है। अब पैरा जंबल के जो पैसेजेस होते हैं इसमें बहुत आसान है, आपको सबसे पहले देखना होगा सब्जेक्ट क्या है। तो परसुएशन इसमें सब्जेक्ट है अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि देखो बाई मीन से सेंटेंस शुरू नहीं होता, और यहाँ पे लिखा है दिस। अब दिस क्या है, एक प्रोनाउन है, तो दिस मतलब व्हाट, दिस रिफर्स टू समथिंग, राइट। तो वो चाहिए हमें, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, परसुएशन। अब आपको पता चल गया सी से सेंटेंस शुरू होना है, तो पहला देख लो, बाकी किसी में से सी से सेंटेंस शुरू हो ही नहीं रहा है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना। ट्रिक है ये, आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक सेंटेंस पकड़ो, एलिमिनेट करो। फिर से अगर हम ध्यान दें तो ये भी फर्स्ट क्वेश्चन के नेचर जैसा है, वो कैब बेस्ड है कंप्लीटली। बोले दे हैव प्रूव्ड दैट द डॉक्टर्स वर, अब डॉक्टर्स वर इन हिज डायग्नोसिस ऑफ द इलनेस, तो डॉक्टर्स वर नेग्लिजेंट। तीसरा, तो पहले का तीसरा कौन से मिला में आ रहा है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, पहले और चौथे में। अब इस केस में क्या करो, एक और लगाओ, द डैमेज वर्ड क्या, द डैमेज वॉज एग्जॉस्टिव होगा नहीं, एग्जॉस्टेड होगा नहीं, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो अगर आपके सामने आ रहा है बी का चौथा, तो बी का जो चौथा है वो चौथे में मिल रहा है, बाकी सेट कर लो। तीसरे का दूसरा होगा, ही वॉज क्या था, एग्जॉस्टेड आफ्टर रन, ठीक है, कोई भी दौड़ने के बाद थक जाता है। लास्ट, इट इज एन एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखे जाए तो नेग्लिजेंट एंड नेग्लिजिबल दोनों का मतलब अलग है, एंड एग्जॉस्टिव एंड एग्जॉस्टेड का मतलब अलग है। तो ये वहां पे आपके सामने ट्रिक की है डीओ ने, तो इंश्योर कि आपको वोकैब अच्छी आती हो। जिसने बच्चे ने तैयारी किया था बहुत अच्छा करके आए हैं। अब आपका ये प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है, कंप्लीटली प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आर मोस्ट पीपल रेजिस्टेंट, अब रेजिस्टेंट के बाद तो आपको टू लगाना पड़ता है ना। फिर बोला डू पीपल इन योर कंट्री जनरली हैव एन एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड के बाद फॉर लगाना पड़ता है। ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप पढ़ोगे। डू मेनी पीपल एम्बार्क, एम्बार्क के बाद हमेशा ऑन होता है या तो आप ऑन होता है, ठीक है। द फियर ऑफ मिसिंग आउट, चौथा। तो अब देख लो पहले का दूसरा जिसमें है वही सही आंसर है, दूसरा सही है। इट्स क्वाइट इजी, यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड। फिर बोला है चूज द वर्ड करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो दूसरा एक्सैजरेटेड एकदम सही है, रेस्ट सारे गलत है। इसके लिए भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, दिस इज क्वाइट इजी स्पेलिंग मिस्टेक। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना इजी क्वेश्चन बनाएंगे, पेपर बनाएंगे। हालांकि डीयू ने मैथ्स और रीजनिंग डालकर बहुत टफ कर दिया था इस पेपर को। अब देखो बहुत ही प्यारा सा पैसेज, क्रिप्टो डिटेक्टिव्स आर क्लीनिंग अप बाय क्रैकिंग डाउन। क्रिप्टो करेंसी पे टेक्निकल टोन आपके सामने, टेक्निकल पैसेज दिया है आपके सामने।
कभी भी पैसेज देख के ना घबराए, पहले क्वेश्चन को पढ़े। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखो तो पहला तो मीनिंग पे बेस्ड है, जिसमें कि वोकैब की ही जरूरत पड़ेगी, पैसेज पढ़ने की भी जरूरत है। अगर मैं पैसेज ना भी पढ़ लूँ तो भी देखो मैं आपको आंसर बताता हूँ। बिजनेस नेवर मटेरियलाइज, तो मटेरियल मतलब क्या होता है? मटेरियल मतलब समथिंग ऑफ अ वैल्यू। तो बिजनेस नेवर मटेरियलाइज मतलब ऐसा चीज जो कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। तो पहले का जो चौथा है वही सही है। अब केवल एक ऑप्शन है पहले का चौथा। देखो 1 मिनट भी नहीं लगाया हमने, 30 सेकेंड से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया कि पहले का चौथा सही आंसर है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि अगर हम आगे जाके हिट द मेन स्ट्रीम, अभी जैसे मैंने बताया मेन स्ट्रीम का मतलब होता है पीपल, तो रीच मोर पीपल, ठीक। विन बैक ट्रस्ट, गेन कॉन्फिडेंस ऑन अदर, वंस अगेन बैक लिखा है मतलब वंस अगेन, पेनिट्रेटिंग वेल ऑफ सोसाइटी, अनरिवीलिंग द रियल स्टोरी। इजी, पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ा। अब दूसरा देखो ध्यान से। अब दूसरा जो है फैक्चुअल है। फैक्चुअल का मतलब फैक्ट जो है ना वो पैसेज में ही दिए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रॉयन फेल्टन, अगर आप मैच करो इसे, सबके सामने उनकी स्टोरी लिखी हुई है। आप बड़े आराम से इसे कर सकते हो पूरे पैसेज के। एक बार पैसेज जरूर पढ़ना, मैं एनकरेज करूंगा आपको, है ना। नेक्स्ट आते हैं विच प्रोडक्ट। अब देखो इसमें भी बड़े ध्यान से देखो, बोल रहा है विच प्रोडक्ट डिड फाल्टन डिस्क्राइब एज एंटरटेनमेंट रेजोल्यूशन। तो देखो कभी भी पैसेज पढ़ने से पहले अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको कीवर्ड मिल गया। अब मान लो पैसेज अगर आपने पढ़ा हो तो आप देखोगे ये जो कीवर्ड है ये आपका एंटरटेनमेंट रेजोल्यूशन यहाँ पे है, अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, पहला उसके बाद ये दूसरा, ठीक। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी एंड डी, ठीक है, मीन्स थर्ड। बस आप एक बार पैसेज पढ़ लेना। पैसेज जितना डिफिकल्ट दिख रहा है आपको उतना है नहीं, एक बार पढ़ना होगा, इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल रहे होगा आपको, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन फिल इन द ब्लैंक्स प्रेपोजिशन। अब देखो इसमें भी आपको कहीं से उस पैसेज की जरूरत ही नहीं है, ये प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है। बोल रहा है इन योर कंट्री आर चिल्ड्रन लार्जली सबवेंट टू देन डू मोस्ट drivers show a total disregard for the speed. What would you like to see a ban on in your country? ठीक है, तो डी जो है ऑप्शन आपका सही है। Do parents usually have a firm control over their children? तो अगर देखो कभी भी एक जैसा नहीं है, ध्यान से देखो एक जैसा नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब कोई एक भी अगर आपने पकड़ लिया तो सही हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए 4, अगर हमने पहले का 4 सही कर दिया इसका मतलब सब सही है, अगर आप कॉन्फिडेंट है तो पोजीशन की लिस्ट पढ़नी होगी इसके लिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैनेजर जम्प द गन मतलब बिना पता चले कूद जाना, ठीक है। सो दैट इज द ओनली, अदरवाइज सारे गलत है। आप इडियम की मीनिंग देख लेना इसकी। आपका जो कैटेगरी है दैट इज इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस इतने ज्यादा है, आपको लिस्ट इसकी तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द करेक्ट एंटोनिम फ्रॉम द ऑप्शन। एंथुसियाज्म अगेंस्ट पेन। अब एंथुसियाज्म होना और स्टोइक दोनों ऑपोजिट है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन, एक्सुबरेंस मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाना, प्रिसाइजन निश्चित होना, सो स्टोइकिज्म इज अ करेक्ट वर्ड। अब ये आपका वोकैब बेस्ड क्वेश्चन था सामने आपके। नेक्स्ट अगेन डिसाइफर का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, तो दैट इज अगेन वोकैब बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आप रेट करो डिफिकल्टी लेवल को तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे जिन्होंने तैयारी की थी, और जिन्होंने नहीं तैयारी की थी उसके लिए भी मॉडरेट था, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा। अब देखो ये भी आपका वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है इस पूरे पेपर में। बोल रहा है इट इज इन द चैप्टर, कौन से चैप्टर? कंक्लूडिंग चैप्टर, ठीक है। फिर बोला डू वी हैव प्रूफ कैसा प्रूफ? कंक्लूसिव प्रूफ। फिर बोल रहा है ही हैज अ चाइल्ड लाइक एंथुसियाज्म, हिज बिहेवियर इज वेरी चाइल्डिश, तो दैट इज द ओनली ऑप्शन, है ना। तो अगर आप देखो डी का 1 किसी में मिल रहा हो तो डी का 1 2 में है। अब हम बात करते हैं पहले से, इट्स द चैप्टर इन कंक्लूडिंग चैप्टर, ठीक है। पहले का दूसरा, तो दिस इज द करेक्ट वन, थर्ड वन। दिस पेपर was really easy. Second last question is rephrase the following sentence by choosing the appropriate idiom. Again idiom आपको पता होना चाहिए, है ना। देखो phrase है she was affected by the situation when two bosses had different ideas about what her job involved। बड़े आराम से किसी
स्टूडेंट ने किया कॉट इन द क्रॉस फायर, दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, बॉस है, क्या बोल सकते हो आप, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन अगर हम करें तो ड्रग डीलर और स्कैमिस्टर को ट्रांसफॉर्म लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी विदाउट अ बैंक टू वैलिडेट द ट्रांजेक्शन। अब करना क्या है, वैलिडेट का एंटोनिम, कभी भी गलती नहीं करना। वैलिडेट का मतलब कंफर्म होता है, तो ज्यादातर बच्चे गलत करके आ जाएंगे। यहाँ पे अगर उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि करना क्या है, तो कभी भी सिनोनिम और एंटोनिम का क्वेश्चन हो, आई वुड वार्न यू कि आप पहले एक बार पढ़ ले, समझ ले कि पूछ क्या रहा है, उसके बाद ही आप आगे बढ़े, ठीक है। तो कंफर्म नहीं होगा क्योंकि कंफर्म जो है वो वैलिडेट का सिनोनिम है, ठीक है। तो रिफ्यूट इज द करेक्ट आंसर, रिफ्यूट इज एंटोनिम, तो चौथा जो है वो सही होगा। ये जीके का क्वेश्चन है। फर्दर जीके के फैकल्टी जो है दैट दे विल बी मेकिंग वीडियो, तो कीप वाचिंग द वीडियो टिल द एंड बिकॉज ऑल द फैकल्टी विल बी डिस्कसिंग द रेस्पेक्टिव चैप्टर्स एंड सेक्शंस। I wish you all the best for your upcoming exam. Thank you. Hello everyone. I welcome you all to Manu Law Classes YouTube channel, and here we will discuss the DU LLB past 3-year question paper. और इस एनालिसिस के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं and which themes we have to prepare for. So the very first question which has been asked in this previous year question paper is about the book and author. So this is a very important theme. You have to go through all the important books and author. Here if you see all the options, तो यहाँ पे आपको historical personality के बारे में पूछा गया है। जो भी आपकी historical personality हैं उनके ऊपर आपसे पूछा गया है कि उनकी जो important लिखावट है या उनकी जो important books हैं उसके बारे में यहाँ पे discussion करने के लिए कहा गया है। Talking about the next important question which has been asked over here is about the cabinet of the independent India. तो यहाँ पे हमारे लिए important क्या हो जाता है, जो हमारा modern Indian history है उसमें जो हमारा independence struggle का part, this is important. Apart from that independence struggle के बाद ही post independence में कह सकती हूँ या मैं इसको independence struggle में ही डाल सकती हूँ। तो उसमें आपका जो independent India का cabinet था उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। नाउ मूविंग फर्दर, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द वर्ल्ड हिस्ट्री, वी कैन से अबाउट द मेजर रेवोल्यूशन विच वर देयर। तो यहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पूछा गया है। कल को आपसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसीलिए जो मेजर रेवोल्यूशन हुए हैं, सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री में, सिर्फ और सिर्फ जो मेजर रेवोल्यूशन हुए हैं वर्ल्ड लेवल पे, जैसे फ्रेंच हो गया, रशियन रेवोल्यूशन हो गया, इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी आपको होनी चाहिए, डेट पता होना चाहिए, थीम पता होना चाहिए और आउटकम पता होना चाहिए। The next question is about the three-banded Roche pins has been found recently in the state of. So this is a question which I can say from the current affairs. Like right now, as we can see, अभी आजकल के टाइम पे लीथियम का बहुत ज्यादा बोलबाला है और लीथियम जो है उसकी डिस्कवरी जब कभी भी होती है तो न्यूज़पेपर में अच्छे से कवर होती है। तो इसीलिए लीथियम का आपको अच्छे से याद रखना है कि कहाँ पे लीथियम मिल रहा है। जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन अ सिमिलर नोट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द रिसेंट डिस्कवरी विच इज बीइंग देयर। नाउ मूविंग फर्दर, वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम द इकोनॉमिक्स सेक्शन and here the question is coming from the financial inclusion index. So economic section के जो आपके indexes हैं, जो major indexes हैं, for example यहाँ पे financial inclusion index पढ़ाया गया है, पूछा गया है इस पे question। तो जब कभी भी हम RBI का बेसिक पढ़ते हैं तो उसी टाइम पे हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी कवर करते हैं कि ये आपका इंडेक्स है और इसी के साथ हम RBI को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे RBI के इंडेक्सेस या आपकी जो मेजर रेगुलेटरी बॉडी है उनके इंडेक्सेस दे आर इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग फर्दर टुवर्ड अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज अबाउट द ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक। सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कोर करंट अफेयर, जो आपका न्यूज में चल रहा है उसको आपको देखना है कि क्या नया रिलीज हो रहा है। देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द मेंटल वेलनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म मानस स्टैंड फॉर। So this is a question basically from again abbreviation और we can say जो आपके full forms है उसको आपको अच्छे से याद करना है। Then we have question from the sports section, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड
दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द स्पोर्ट। अर्जुन अवार्ड पे पूछा गया है क्वेश्चन, तो स्पोर्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन सिटी स्टेट कैपिटल, इस पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोर ज्योग्राफी का ये पोर्शन है और कोर ज्योग्राफी यहाँ पे आपकी कवर हो रही है, स्टेट और उसकी कैपिटल के बारे में पूछा गया है। क्लासिकल डांस हैज बीन अ इम्पॉर्टेंट थीम इन द DU पेपर, तो यहाँ पे आपका आर्ट एंड कल्चर का जो डांसेस का पोर्शन है वो अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। Then there is a question on the Indian Penal Code. This is a question from Legal GK, but here you should know that these kind of question is being asked. Moving further toward our next important question, it is about NGT. So जितनी भी आपकी international organization है और national organization है, these form an important theme in your exam. तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। Then there is again a question on reports. तो जितनी भी reports publish हो रही हैं, indexes, any important match the following thing, like I can say this can be asked। जो international organization है उनकी एक तरीके से आपको रिपोर्ट दे दिया जाएगा और पब्लिश करने वाली बॉडी दी जाएगी। तो इस टाइप के जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन होते हैं रिलेटेड टू रिपोर्ट्स और इंडाइसेस, ये आप लोगों को अच्छे से कवर करना है। Then moving further toward our next important question, that is about the UNFCCC. So this is a question which I can say core environment का question है। UNFCCC is a very important body। इसके साथ आप क्या कर लेंगे, आप जो रियो समिट है उसको पढ़ लेंगे, जो बॉडीज UNFCCC के साथ बनी थी उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, यूनेप के बारे में पढ़ लेंगे। तो जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन की बॉडी है उसको हम साथ साथ कवर कर लेंगे। देन व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये आपका क्वेश्चन आया है। तो डे, डेट, थीम, दीज आर द इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ आवर एग्जाम। नाउ मूविंग फर्दर टुवर्ड आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट द पोल्यूशन। दीज क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द पोल्यूशन। यहाँ पे आपका नॉइज पोल्यूशन के बारे में पूछा गया है और बेसिकली यहाँ पे आपका पूछा गया है नॉइज पोल्यूशन को कौन से साल में हमने इंटीग्रेट किया था। तो ये आपका स्टैटिक पोर्शन कंप्राइज करता है, क्योंकि पोल्यूशन जब भी हम पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि हम बहुत बार न्यूज में देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट होता है, तो इसीलिए जो डिस्क्वालिफिकेशन है उस पर आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द इलेक्टोरल कॉलेज। जब कभी भी आपके इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट के हों या वाइस प्रेसिडेंट के हों, तो इन सब पर्टिकुलर टाइम में जो आपका इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड ऑन द स्टैटिक जीके ऑन फाउंडर और डिस्कवरर और उसकी इन्वेंशन, इस पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट मैच द फॉलोइंग। आप इस बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई है उस थीम को याद रखते हुए चीजें याद कर सकते हैं। हिस्टोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो आपकी साइंस होती है स्टडी की किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को, उसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। आई कॉल इट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, कि हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, या आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा कि सिल्वी कल्चर में क्या होता है, सेरी कल्चर में क्या होता है, तो आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए। देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन बेसिक्स ऑफ साइंस एंड हेयर द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन द सोडियम कार्बोनेट केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। ये आपका बेसिक जो साइंस होता है उसमें कवर किया जाता है, तो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक साइंस। देन इन द अवार्ड पोर्शन व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज द नोबेल प्राइज। अवार्ड और आपके जितने भी ओनर मिल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें नोबेल प्राइज जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन द क्वेश्चन इज ऑन द फाइनेंस मिनिस्ट्री विच प्रेजेंट द इंडियाज बजट। तो इस पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, दिस इज द पोर्शन which is being dealt over here। और यहाँ पे आपका पूछा गया है नोरा अल मतरूशी is the first female of and from। तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो भी आपकी फर्स्ट बन रही है फीमेल, या जो भी आपका फर्स्ट है अपनी फील्ड में, इसके बारे में आप पढ़ लें। देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द डिफेंस मिनिस्ट्री, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि चेयरमैन जो होंगे वो नीति आयोग के प्राइम मिनिस्टर होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो होगा वो एक्स ऑफिशियो मेंबर की तरह काम करेगा नीति आयोग का। सो दीज आर द क्वेश्चन विच वी कैन से फ्रॉम द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, और वी कैन से
कि जो आपका नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द OEA, तो जितनी भी आपकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देन देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम स्कीम, फ्लैगशिप स्कीम के बारे में पूछा गया है। उसके बाद अगेन नोबेल प्राइज आ गया आपका, फिर नोबेल प्राइज पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो नोबेल प्राइज एक इंपॉर्टेंट थीम बनाता है। देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द अवार्ड सेक्शन, और यहाँ पे नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन जो है दिस इज फ्रॉम द स्टैटिक कंस्टिट्यूशन पोर्शन, कंस्टिट्यूशन का जो पोर्शन है उससे क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें ये आपका एक इंपॉर्टेंट थीम बनाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट विच इज देयर, और उस पे आपका जितना भी आपका न्यू एक्ट पास हो रहा है उसके ऊपर आपको ये क्वेश्चन पढ़ना होगा। ओके, देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द रीसेंट, उस टाइम पे रीसेंट था, अमेंडमेंट एक्ट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये अमेंडमेंट एक्ट पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अमेंडमेंट एक्ट, इंपॉर्टेंट पोजीशन लाइक गवर्नर, प्रेसिडेंट, और इसके अलावा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर फॉर्मिंग द मेजर थीम ऑफ योर पेपर। देन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बॉडीज, UNSC पे क्वेश्चन पूछा गया है। देन दिस इज अ क्वेश्चन ऑन, वी कैन से दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उस टाइम पे न्यूज में था और ये आप अपने स्टैटिक जीके में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कवर कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टैट्यूट ऑफ ICC, तो आपका ICC जो है वो इंपॉर्टेंट सेगमेंट बना रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इसको कवर करना है। फिर आपका अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन आस्क्ड फ्रॉम SAARC which is a international organization. Then there is a question again from international organization. तो एक ही पेपर में इतने सारे क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछे जा रहे हैं। So just prepare these themes because they are very important from your examination point of view. Again this question is from international organization. This is the question from the first, ठीक है, फर्स्ट इन द फील्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं दिस इज फ्रॉम द लीगल जीके, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस पूछा गया है, तो आपका लॉन्गेस्ट सर्विंग, शॉर्टेस्ट सर्विंग, ये सब आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। देन द क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, this is a part of legal GK, this is a part of legal GK, and here you have to understand that basics of constitution should be strong and only on that basis you can clear the examination. This question is from the current affair portion. यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो है फार्मास्यूटिकल पेटेंट की वो कब की गई थी। तो फर्स्ट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट थीम बनाते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि करंट अफेयर का पोर्शन दो कम है, लेकिन जो भी आपकी बॉडीज न्यूज में चल रही हैं उसका स्टैटिक एस्पेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप कभी भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उसका जो स्टैटिक डायमेंशन है वो अच्छे से कवर कर लीजिए, और साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको अच्छे से कवर कीजिए। अब अपने अगले एनालिसिस में हम देखेंगे कि हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट थीम है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर, जो आपका प्रीवियस ईयर का, अगले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, और यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट थीम्स अगेन देखने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम में आई हुई है। So this question is about assertion and reason question, and this is talking about the Constitution Day. तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं कह सकती हूँ कि दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर, क्योंकि whenever we celebrate this day उस दिन ये आपका न्यूज में आता है। तो इसीलिए आपका सद्भावना दिवस या इस टाइप के जो डे मनाए जा रहे हैं, जैसे कि आपका अभी नेशनल टेक्सटाइल डे मनाया जा रहे हैं, नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, नेशनल मून डे मनाया जा रहा है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थीम जो आपका डे डेट थीम होता है, जो भी आपका न्यूज़पेपर में कवर हो रहा है उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट जो है यूजुअली ये आपका न्यूज में रहता ही है, दिस ईयर इट इज ऑल्सो इन न्यूज। तो ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका स्टैटिक कह सकती हूँ, बट इट इज अगेन लिंक टू द करंट अफेयर। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द स्टैटिक प्लस करंट अफेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द राइट टू एक्सेस ऑफ द इंटरनेट। ये आपका अगेन करंट अफेयर प्लस स्टैटिक, बिकॉज
Whenever there is an internet shutdown, तब इस आर्टिकल की बात होती है, इस राइट की बात होती है. The next question is about prohibition of the child marriage amendment bill. तो यहाँ पे आपके चाइल्ड मैरिज पे पूछा गया है. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द कोर स्टैटिक पोर्शन और ये आपका सोशल इश्यूज में आता है. इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सोशल इश्यूज के जो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं उसको आपको रेडी करना होगा. The next is about the Hindu Marriage Act. This was again in very much news. करंट अफेयर में बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो इसीलिए आपको ये भी प्रिपेयर करना है अच्छे से. जो भी आपके न्यूज आ रहे हैं, आपके करंट अफेयर में कवर हो रहे हैं, उनका स्टैटिक डोमेन आपको कवर करना है. The next question is about the execution of the death sentence of the कुलभूषण जाधव. This was in news. बहुत ज्यादा ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है. तो यहाँ पे अगर हम ट्रेंड एनालिसिस करें, एक साल आपका स्टैटिक पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है, अगले साल आपका करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है. तो यहाँ पे आपको दोनों ही चीजें अच्छे से प्रिपेयर करनी है. जो भी आपका करंट अफेयर है उसका जो स्टैटिक एस्पेक्ट है वो भी आपको अच्छे से कवर करना है. और इसके अलावा जो आपका करंट अफेयर में जो कोर न्यूज आ रही है, जैसे ये इशू बेस्ड न्यूज है, यहाँ पे किसने उनकी डेथ सेंटेंस पे स्टे लगाया है, इस पे पूछा जा रहा है. सो दिस इज अ टॉपिक विच यू कैन कवर इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज यू कैन कवर दिस इन द न्यूज एस्पेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अ क्वेश्चन which is talking about the Department of Disinvestment. This is again a current affair related news जो आपका स्टैटिक से लिंक करके, अभी ये स्टैटिक का पोर्शन है लेकिन उस टाइम पे करंट अफेयर का न्यूज था. तो ये आपको करंट अफेयर में बजट जो है, इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स में जो बजट है, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है, उन सब पे ध्यान देना हो. The next is about a question on an important body for the purpose of providing and regulating credit and other facilities and the promotion and development of the economic development in the rural areas. तो यहाँ पे आपका सिंपली ये इकोनॉमिक्स के बेसिक का क्वेश्चन है, मतलब बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स. जैसे आपका हम कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, इन सारी बॉडीज को आपको अच्छे से रेडी करना है जो आपकी इकोनॉमिक्स में रेगुलेशन का काम करती हैं. ऐसी इंपॉर्टेंट बॉडीज को आपको कवर करके रखना है. दिस क्वेश्चन ब्लू कार्बन, ये न्यूज में भी वैसे रहता है but it is related to the environment basics. Okay, the next question is about Sundarlal Bahuguna and the credit, carbon credit, illegal trade, चिपको movement, father of ecology. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपके स्टैटिक एनवायरमेंट के पार्ट हैं और इसी पे आपके फ्रेम होके क्वेश्चंस बने हैं. नेक्स्ट इज अबाउट अ डैम. दिस वाज इन न्यूज, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन. तो जो इंपॉर्टेंट डैम आपके न्यूज में आ रहे हैं, चाहे वो नेशनल के हो या इंटरनेशनल के हो, उनको अच्छे से रेडी करके रखिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द लेक्स एंड द स्टेट. तो ये भी आपका ज्योग्राफी में मैं इसको डाल सकती हूँ. ज्योग्राफी का जो साइट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द स्टडी, मतलब आपको एक फील्ड ऑफ स्टडी दे दिया जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन. तो ऐसा है आपका ये क्वेश्चन और उस पर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कि कौन सा इवेंट कब हुआ था वो आपको रेडी करना है. तो यहाँ पे आपका स्टैटिक प्लस करंट दोनों ही पूछा गया है. दिस इज अगेन फ्रॉम द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वेरी बेसिक क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द स्पोर्ट्स अवार्ड विच इज देयर इन न्यूज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बुक एंड ऑथर विच इज देयर इन न्यूज. इस पे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं. अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑन द बुक्स एंड ऑथर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थीम. अवार्ड्स में आपका नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट थीम होता है अवार्ड सेक्शन में, और दूसरा स्पोर्ट्स के जितने भी अवार्ड होते हैं दे आर इंपॉर्टेंट थीम. तो आपके उसी पे यूजुअली क्वेश्चन आते हैं. भारत रत्न, दिस क्वेश्चन अकर केम इन नेक्स्ट ईयर एज वेल. तो यहाँ पे आपके इस टाइप के अवार्ड जो आपके रिपीट हो रहे हैं, जैसे नोबेल प्राइज रिपीट हो रहा है, आपके स्पोर्ट्स के अवार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, भारत रत्न बार बार रिपीट हो रहा है, इन सबको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. The next question is about an international body और international organization. जैसे कि आपका नेटो पे क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पे, तो आपका नेटो वाला जो क्वेश्चन आया है, this is in news as well as you have to prepare all the international organization and the international regional bodies as well. ठीक है. The next question is a question from, we can say, current affair, कि कब war begin हुआ था. This is a core current affair question. This is again a question from the very basic of the modern Indian history. Events पे, chronology पे आपका question आ रहा है.
नाउ दिस टैगलाइन पे क्वेश्चन आया है, बट दिस इज आई कैन से अ वेरी बेसिक, इसको हम एक तरीके से एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं. इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया. यूजुअली जीआई टैग जो होते हैं वो आपके बहुत न्यूज में रहते हैं एंड वी नो दैट इट इज बीइंग कवर्ड लाइक दिस, इसका नाम ऐसा होता है. तो कॉमन सेंस लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है. The next question is regard to the civil aviation, which is the first airport in India to get disabled aircraft recovery. This is a question from complete current affair, जो आपका न्यूज में रहता है, कौन सा ग्रीन फील्ड, कौन सा ब्राउन फील्ड, किस एयरपोर्ट पे क्या नया बना है, which is the 4-lane एयरपोर्ट. तो ये सारे क्वेश्चन आपके न्यूज में रहते हैं. You have to prepare that. दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनका करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पे आपका समिट हुई. तो इसके साथ साथ आपको और क्या रेडी करना है, जितने भी आपके डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट किए जाते हैं, नेटो का डिफेंस एक्सरसाइज कहाँ हुआ, नेटो प्लस क्या है, दीज आर द बॉडीज विच इज इन न्यूज. तो न्यूज के बेसिस पे आप अपने स्टैटिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस ईयर. थैंक यू. हेलो एवरीवन, मैं आपका डीयू की एनालिसिस में पास्ट 3 ईयर एनालिसिस में स्वागत करती हूं. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पास्ट 3 ईयर पैटर्न है, उसमें हम डिस्कस करेंगे डीयू का सबसे रीसेंट पेपर. इस पेपर से हमें एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे फ्रेम हो रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए. तो सबसे पहला क्वेश्चन जीके सेक्शन का आपका है अबाउट द भारत रत्न अवार्ड. तो यहाँ पे ये जो आपका भारत रत्न अवार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपसे कोई करंट का क्वेश्चन नहीं पूछा गया. इसमें सिंपली आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट रिसिपिएंट कौन थे भारत रत्न अवार्ड की. सो दे आर फोकसिंग ऑन स्टैटिक पार्ट ऑफ करंट अफेयर टॉपिक. तो यहाँ पे आपसे एक करंट अफेयर के टॉपिक का स्टैटिक क्वेश्चन पूछा गया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26 and it is basically talking about pollution. Pollution एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनवायरमेंट सेक्शन का. यहाँ पे आपसे ताजमहल के बारे में पूछा गया है. इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किया था अबाउट द मार्बल कैंसर. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड. तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपके इंपॉर्टेंट थीम बनाते हैं, खास करके आपका पोल्यूशन टॉपिक. सो अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम द स्टैटिक बैकग्राउंड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द भारत रत्न और यहाँ पे भी आपसे एक स्टैटिक एस्पेक्ट में पूछा गया है कि किसको ये प्राइज मिला था और किसको ये प्राइज नहीं मिला था. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम जो आपको याद रखना है कि आपके अवार्ड्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं और करंट नहीं बल्कि उसके स्टैटिक एस्पेक्ट पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36 विच इज देयर इन द जीके सेक्शन और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. ये आपका एक थीम बनाता है डांसेस का. आर्ट एंड कल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डीयू पेपर. आर्ट एंड कल्चर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये जो डांस फॉर्म है जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं इस पे तो आपके हर बार क्वेश्चन आते हैं. तो जो आपके मेजर क्लासिकल डांसेस हैं उसको और साथ में आपका जो फोक डांस है उसको आपको रेडी करना है. The next question is about question number 39 and here this question is again a question on we can say current plus static क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है CBIC has exempted which product of the central duty and agricultural infrastructure development less. तो यहाँ पे ये न्यूज में था इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया बट अगेन इट इज अ टॉपिक विच वी कैन से बिलोंगिंग टू अ स्टैटिक बैकग्राउंड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48 जो कि आपका जीके से रिलेटेड है और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ऑन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. एक पर्सनालिटी को चूज किया गया है लाइक दादा भाई नारोजी और उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है. तो यहाँ पे जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के आपके इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61 ऑफ द नेक्स्ट यूनिट और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बेसिक साइंस का. बेसिक साइंस ये क्वेश्चन जो है ह्यूमन आई की नॉर्मली फंक्शनिंग के बारे में बात कर रहा है. तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द बेसिक साइंस. दिस क्वेश्चन इज जस्ट आस्किंग अ वेरी स्मॉल डायमेंशन जो आपको आईज के बारे में पता होना चाहिए.
या अभी आपका आइज पे क्वेश्चन आ गया है, कल को आपका ईयर्स पे आ सकता है। तो जो बॉडी पार्ट वाला इंपॉर्टेंट थीम है उसको रेडी कर लीजिए, साथ में जो डिजीजेस वाला थीम है उसको रेडी कर लीजिए। डेफिशिएंसी डिजीजेस, इस पे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक साइंस कंपोनेंट व्हिच यू हैव टू प्रिपेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट द इंडियन बैंक विच बिगन इन 1990 वेयर चंद्रशेखर घोष क्रिएटेड अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में ये आपका हम कह सकते हैं इट इज फ्रॉम द स्टैटिक बैकग्राउंड। तो डीयू के पेपर को अगर हम देखें या सीयूईटी के पेपर को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि स्टैटिक से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट पे कम एम्फेसिस है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं दे आर लिंक्ड टू करंट अफेयर। तो पहले आपको करंट अफेयर की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद आपको उसके स्टैटिक डोमेन के बारे में पता होना चाहिए। The next question is question number 71. This is talking about a question on the Nobel Prize और यहाँ पे नोबेल प्राइज जो है उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है और this is a question from we can say current affairs. The next question, question number 72 is again as I told you deficiency diseases और आपके vitamins, they are important component of basic science. तो यहाँ पे आपका इससे क्वेश्चन पूछा गया है। The next question is question number 77, which is talking about the first women to climb Mount Everest twice is. This is a question from static aspect, but again linked to current affair. तो यहाँ पे static plus current affair के बारे में, because Mount Everest was in news, a person who climbed Mount Everest was in news, and based on that, it is asking the first Indian women. तो जो first वाला है उस पे आपको बहुत एम्फेसाइज करना है। दिस इज व्हाट आई कॉल स्मार्ट फैक्ट्स। स्मार्ट फैक्ट्स में आपको पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट जैसे पीक्स हैं, उस पे पहला कौन गया था, जैसे अभी आजकल न्यूज में आपका मून या चंद्रयान मिशन बहुत ज्यादा न्यूज में है। सो हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन मून, हु वाज द सेकंड पर्सन टू स्टेप ऑन मून, कब आपका ये जो मून मिशन था किस मिशन से ये लोग गए थे, उसके अलावा फर्स्ट इंडियन टू स्टेप ऑन मून वो किस मिशन से गए थे, कौन से ईयर में गए थे। दीज आर द इंपॉर्टेंट थीम फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78। दिस इज अ क्वेश्चन अगेन फ्रॉम करंट अफेयर पोर्शन। आपके गेम्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका स्पोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट थीम बनाता है इस एग्जाम का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 88 which is again from the GK section, and here we are seeing a question again on pollution. Environment का pollution एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसपे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उससे आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। The next question is question number 89. This is I can say static plus a current affair, क्योंकि आपका रिसेंटली ये 28th स्टेट बना था इंडिया का, और उसके अलावा ये आपका स्टैटिक भी है। Whenever we are studying about India, we should know how many states and union territories are there. तो ये आपका स्टैटिक प्लस करंट अफेयर का या बेसिक नॉलेज का मैं कह सकती हूँ, जनरल अवेयरनेस का आपका क्वेश्चन है that how much you are aware about your country. The next question is about question number 90, and here this question is coming from the polity background, और यहाँ पे आपका पॉलिटी का स्टैटिक क्वेश्चन है क्योंकि ये आपसे पूछा गया है कि हु रिजाइंड एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा टू कंटेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1967। सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम स्टैटिक पॉलिटी। आपका जो कोर पॉलिटी का काम होता है उसमें आपके ये सारे इंपॉर्टेंट स्पीकर्स, प्रेसिडेंट, ये सब आते हैं, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। बेसिकली आपको एक लिस्टिंग तैयार कर लेनी है, उस लिस्टिंग में आप जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं, जो प्रेसिडेंट आपके चीफ मिनिस्टर बने हैं या चीफ मिनिस्टर से जो आपके प्रेसिडेंट बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, या जो स्पीकर आपके प्रेसिडेंट बने हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ये सारा आपको लिस्ट अभी से रेडी करके रखना होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 95 which is from the GK, and here the question is being asked on the modern Indian history, और यहाँ पे आपका फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट की बात की गई है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह मूवमेंट किस जगह से लॉन्च किया था। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन रहा है जो आपका बहुत आई कैन से स्टैटिक बैकग्राउंड से है एंड एवरीवन नो अबाउट इट। The next question is question number 96. This is again a question from international organization related to environment. International organization एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम बनाते हैं
चाहे वो आप कोई सा भी एग्जाम ले लें, आप CUET का ले लें, क्लैट का ले लें, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 97। दिस इज टॉकिंग अबाउट द क्लासिकल लैंग्वेज। जो आपका क्लासिकल लैंग्वेज है उस पे ये आपका आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। आर्ट एंड कल्चर से हमने 2 क्वेश्चन देखा है, एक तो डांसेस पे, दूसरा लैंग्वेजेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। The next question is question number 100. This is the last question from GK section, and here it is talking about economics basic question. Amalgamation की बात हो रही है और इसके provisions की बात हो रही है। So this is the whole theme of your recent paper, और ये आपका नया पैटर्न के ऊपर पेपर बनाया गया है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थीम। इन थीम को आपको प्रिपेयर करके जाना है और इस थीम के बेसिस पे आपको अपनी तैयारी को अलाइन करना है। ओके, थैंक यू। Hello everyone, welcome again to online session of Manolaw classes. I'm Dinesh Kumar and I'm working as an academic head of Manolaw classes. So dear students, in today's session I will analyze the question paper of DU LLB 2021-2022 and CUET क्वेश्चन पेपर जो DU का इस बार चेंज हुआ था 2023। तो आज के एनालिसिस में हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं और उन क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड क्या है, किस पर्टिकुलर टॉपिक से या किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जैसे है आप देखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ DU के पैटर्न का। DU में क्या होता था कि DU में पहले लॉ से आते थे क्वेश्चन अराउंड 50 से 60। ठीक है, इस 50 से 60 क्वेश्चन में अराउंड 35 क्वेश्चन अकेले कॉन्स्टिट्यूशन से आते थे। ठीक है, 5-7 क्वेश्चन IPC से, 5-6 क्वेश्चन से कॉन्ट्रैक्ट से, 5-6 क्वेश्चन टॉट से आते थे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन IPR से आता था, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हिंदू मैरिज एक्ट से आते थे, 1 क्वेश्चन स्पेशल मैरिज एक्ट से जरूर आता था। ठीक है, तो पहले पैटर्न ये था। तो ये पैटर्न 2021 और 2022 तक रहा, लेकिन 2023 में जो है, जो एग्ज़ाम पहले DU सेपरेट कराता था, अब उस एग्ज़ाम को CUET ने कराया। ठीक है, अब तो पहले DU का ये सेपरेट एग्जामिनेशन होता था, लेकिन 2023 से ये कंबाइंड एग्जामिनेशन हुआ, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ कि जो लॉ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे, मींस 50 से 60 क्वेश्चन आपको आते थे, 2023 में उसमें ड्रास्टिक चेंज हुआ। और इस बार 2023 का जो CUET का पेपर था PG जो लॉ के लिए था, उसमें केवल 3 क्वेश्चन ही लीगल पार्ट से पूछे गए। ठीक है, अब इस तरह का जो चेंज किया है CUET ने, इसको कई लोगों ने थोड़ा चैलेंज भी किया। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा, बट द प्रेजेंट सिचुएशन इज दैट विच आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, सो DU LLB 2021 का अगर हम क्वेश्चन पेपर देखें, देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव बीन ओमिटेड इन द सेक्शन 1 ऑफ IPC। तो आपको पता है जैसे IPC हमारी पहले पूरे भारत में लागू होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है, इसलिए वो लागू वहां पर नहीं होती थी। तो ये सेक्शन 1 में लिखा गया था कि IPC पूरे भारत में लागू होती है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये कब ओमिट किया गया? तो ये 2019 का जो वो आया है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसके द्वारा आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, रिवोक कर दिया गया, और वहां पर IPC भी एप्लीकेबल होने लगी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन हु हेल्प अनदर इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज नोन एज। तो एक पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन की हेल्प करता है इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, तो हम उसको अकम्प्लिस बोलते हैं। तो अकम्प्लिस कौन होता है? जो अपराध करने में हेल्प करता है। अब आप देखोगे ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, यानी कि आप ऐसे माने
70 to 75% क्वेश्चन आपको MCQ नेचर के मिलेंगे और अराउंड 25% जो है क्वेश्चन आपको वो मिलेंगे प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी आपको समझना है। और जो DU के प्रिंसिपल हैं वो बहुत बड़े नहीं होते, जैसे कि आईलेट के प्रिंसिपल बहुत बड़े होते हैं। DU के प्रिंसिपल को समझना आसान है, कोई ज़्यादा टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं होती थी। ठीक है, नाउ तो अकम्प्लिश कौन है? जो साथ साथ अपराध करता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकम्प्लिश और अबेटर? तो अबेटर वो होता है जो अपराध करने के लिए उकसाता है लेकिन अपराध में एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं करता। अकम्प्लिश वो होता है जो किसी अपराधी के साथ ही अपराध करता है। ठीक है, अब देखो ये हमारा एक क्वेश्चन आया है प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड, इसको डिस्कस कर लेते हैं। Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death, with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, commit the offense of murder। तो बेसिकली जो पर्सन इंटेंशन टू कॉज डेथ के साथ किसी की डेथ कॉज करता है या उसको ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करता है जिससे कि उसकी डेथ हो सकती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो ऐसा माना जाता है कानून में कि उसने मर्डर का ऑफेंस किया। ए नोइंग दैट Z इज लेबरिंग अंडर सच ए डिजीज that a blow is likely to cause his death, strike him with an intention of causing bodily injury, Z die in consequences of the blow, A is liable for culpable homicide not amounting to murder as another person with same blow would not have died, culpable homicide not amounting to murder as it is not certain the blow would kill A, culpable homicide not amounting to murder as A has intention of causing such bodily injury which is likely to cause death, culpable homicide। तो यहाँ पर C इसका ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि उसने उसकी, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है रीजन टू बिलीव। तो अब ऑल दो यहाँ इस सिचुएशन में देखें कि उसने जो उसको इंजरी कॉज की दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू कॉज हिज डेथ, बट कानून ये मानता है कि किसी पर्सन के पास रीजन टू बिलीव है, मतलब विश्वास करने का कारण है। तो अगर कोई पर्सन बीमार है और उस बीमार पर्सन को हम अगर थोड़ी कम इंजरी भी देंगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट टू कॉज द डेथ ऑफ दैट इल पर्सन। तो इस सिचुएशन के अनुसार से ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज कमिटेड व्हेन अ पर्सन वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट अनदर एज टू प्रिवेंट द लेटर इन प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन इन विच दैट पर्सन हैज राइट टू प्रोसीड। तो यहाँ पर ये होगा इसका ऑप्शन C यानी कि 3 करेक्ट होगा। ये सेक्शन 339 IPC के अनुसार जो कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट को डिफाइन करता है। और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट क्या है? रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं जिस डायरेक्शन में उसका जाने का अधिकार होता है, तो वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट होता है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट? तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में हम किसी पर्सन को 4 दीवारी के अंदर बंद करते हैं और ये जो है विद इन अ सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, दिस लिमिट में बी विजिबल और नॉट विजिबल। ठीक, तो क्वेश्चन के अनुसार 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। अब देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये IPC के जनरल एक्सेप्शन से आया हुआ है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। तो यहां पर इसका ऑप्शन 2 सही है। क्यों? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 390 IPC हर रॉबरी में या तो थेफ्ट होती है या एक्सटॉर्शन होती है। तो यानी कि पहले थेफ्ट होगी या पहले एक्सटॉर्शन होगा, ओनली देन इट विल बिकम अ रॉबरी। अब देखें कि आप जो नेचर ऑफ क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेचर ऑफ क्वेश्चन काफी सिंपल है। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट ने बेयर एक्ट की रीडिंग अच्छी तरह से की है तो उसके बिहाफ पर ही वो आंसर उसका दे पाएगा। सिमिलरली इसमें देखेंगे 21 हु चेयर द फर्स्ट लॉ कमीशन दैट प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द IPC। तो ये थॉमस मैकॉले, तो लॉर्ड मैकाले ने इसको चेयर किया था और लॉर्ड मैकाले ही हमारे फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन थे। करेक्ट आंसर 2 होगा।
अब ये सीपीसी कंकरेंट लिस्ट में फॉल करती है। फिर आगे हमारा एक प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आया। अब ये क्वेश्चन जो आया है हमारा 24, दैट इज रिलेटेड टू द एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो मेन ब्रांच है और मेन ऑफिस है दैट इज इन दिल्ली, लेकिन इसकी टोटल 4 स्थानों पर ये इसकी अदर ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, एडवोकेट एमसी मेहता इज नोन इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो बेसिकली इसका आंसर ए होगा, क्योंकि एमसी मेहता एनवायरमेंट से संबंधित मामलों में पीआईएल लगाते हैं। पीआईएल का मतलब होता है दिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा किससे संबंधित है? एनवायरमेंट एक्ट से। नेक्स्ट 36 पर अगर हम आए तो कहता है ओनली द पार्टी हु हैज सफर्ड डैमेज और इंजरी कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑथोरिटी। तो बेसिकली जब हम कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट जाने के लिए हमारे पास एक कोई रीज़न होना चाहिए या हमारे लीगल राइट का वायलेशन होना चाहिए। उस रीजन को ही हम लोकस स्टैंडाई बोलते हैं। तो जनरल रूल ये है कि केवल वही पर्सन कोर्ट जा सकता है जिसके किसी लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। लेकिन इस जनरल रूल का एक्सेप्शन होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब है कि अगर पब्लिक के राइट्स का वायलेशन होता है या बहुत ज़्यादा लोगों के राइट्स का वायलेशन होता है, लेकिन वो लोग कोर्ट नहीं जा पाते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ द इलिटरेसी, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम और बिकॉज ऑफ एनी अदर कॉन्स्टेंट, देन उनके बिहाफ पर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है और यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है। तो इससे हम समझते हैं कि क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आते हैं। और क्वेश्चन हमने आपको बताया कि क्वेश्चन ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो हमारे किससे आते हैं? ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आते हैं। अब हम एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं, रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इज अवेलेबल अंडर हिंदू लॉ। तो ये दोनों को अवेलेबल होती है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, ये सारे मुस्लिम लॉ के सोर्सेज हैं। तो हमने बताया आपको कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इनसे जनरली एक एक दो क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट द प्रेसिडेंट कंप्राइजेस। अब इसमें कौन कौन होते हैं? तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और उस इलेक्टोरल कॉलेज में ये सारे लोग होते हैं। Now we come to next. From whom is an offer addressed to when a person when a product is kept on shelf on a shop with a price tag attached? तो कौन ऑफर देता है? तो मान लिया अगर हम किसी शॉप में जाते हैं और शॉप में एक शेल्फ पर कोई प्रोडक्ट लगा हुआ है, उस पर प्राइस टैग लगे हुए हैं, तो ऑफर कौन देता है? तो ऑफर कंज्यूमर देता है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और टॉपिक का नाम है इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन का नेचर अगर आप देखें तो काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर हम जानबूझकर किसी पर्सन से कोई इंफॉर्मेशन छुपाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। उसको फ्रॉड बोलते हैं। सिमिलर क्वेश्चन जो है हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है। अब
subsequent changes made in the nature of contract is known as, क्या बोलते हैं इसको, नोवेशन। सो ये सेक्शन 62 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ नोवेशन। नोवेशन का मतलब है कि पार्टीज, दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट की अपनी म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर लेती हैं, और जब वो पार्टीज अपनी म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट के टर्म और कंडीशन को चेंज करती हैं, तो वी कॉल इट नोवेशन। ठीक है, इस तरह हम आगे चलें। अभी एक क्वेश्चन हम देखते हैं 55, ये IPR से संबंधित है। तो एन इन्वेंशन इज प्रोटेक्टेड बाय, तो इन्वेंशन को हम पेटेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कि 2-3 क्वेश्चन आपके IPR से भी आते हैं। ठीक है, तो जो जो एरिया हमने आपको बताए हैं जनरली वो सारी चीज़ें वहीं से फॉल करती हैं। अब ये कहता है अकॉर्डिंग टू 74 क्वेश्चन नंबर में डिस्कस करता हूँ आपके साथ। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ऑफ 19 clause 1 and 19 clause 2, the Constitution of India, the state can make laws to restrict the freedom of speech and expressions on which of the following ground? Contempt of court है, defamation है, decency और morality है। Choose the correct answer from the option below। एक ABC है। ठीक है, तो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 19 clause 2 में कुछ ग्राउंड्स दी गई हैं जिस पर कि हम रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है पार्लियामेंट हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर। ठीक, तो ये अब हम देखें कि सारे क्वेश्चन जो हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से हैं, इस तरह से ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, दैट विल बी, अब देखो ये क्वेश्चन जैसे पूछा है, ये क्वेश्चन लीगल जीके का है। तो हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो HJ कानिया, हीरालाल कानिया जो हैं वो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे हमारे देश के। ठीक है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अगर आप आर्टिकल 1 की लैंग्वेज पे जाएं तो वो कहता है इंडिया, दैट इज भारत, shall be a union of states। यहीं से फेडरलिज्म के कंसेप्ट का जन्म होता है। तो इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट मतलब स्टेट से मिलकर बना है। ठीक है, अब हम देखो कुछ क्वेश्चन हमारे टॉट का आए हैं, हम एक क्वेश्चन टॉट का भी डिस्कस करते हैं आपके साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन नेचर ऑफ द टॉट? टॉट का नेचर क्या है? तो टॉट जैसे मैंने आपको बताया कि टॉट का नेचर सिविल होता है। इसे सिविल रॉन्ग, इट इज ओनली रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल, देयर मस्ट बी ए रॉन्गफुल एक्ट, इट इज मेनली डेवलप्ड फ्रॉम द कॉमन लॉ प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो कि इसमें कौन सा नेचर नहीं है। सिविल रॉन्ग ये है, इट इज ओनली ए रॉन्ग अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, तो ये गलत है क्योंकि रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल ना होके अगेंस्ट पब्लिक भी हो सकता है, जैसे कि पब्लिक न्यूसेंस। अब हम आगे चलते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हमारे IPC पर बेस्ड हैं। नाउ वी कम टू DU LLB क्वेश्चन पेपर 2022। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन, एक पैसेज पूछा था उसने, और पैसेज जो था ये कोई ज्यूरिस्प्रूडेंस का पैसेज उसने उठाया और इस तरह से कुछ क्वेश्चन उसने पूछ लिए। तो जनरली जो DU का एग्जाम होता है उसमें पैसेज नहीं आते हैं, बट समटाइम एग्जामिनर में आस्क एनी पैसेज एज वेल। ठीक है, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 26। अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट इंक्लूड्स, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो C विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर आप आर्टिकल 12 को पढ़ेंगे तो वो स्टेट को डिफाइन करता है, तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज ए करेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्टेट एज पर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है,
अब देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन के ही क्वेश्चंस हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन टॉर्ट का आया। क्वेश्चन 30 कहता है द प्राइमरी रेमेडी अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट इज अनलिक्विडेटेड डैमेज। अब हम समझते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेज क्या होती हैं। तो बेसिकली द डैमेजेस which are not pre-decided by the parties। कॉन्ट्रैक्ट की जो डैमेजेस होती हैं वो लिक्विडेटेड होती हैं क्योंकि वो प्री डिसाइडेड होती हैं। टॉर्ट की जो डैमेजेस हैं वो अनलिक्विडेटेड होती हैं वो क्योंकि वो प्री डिसाइडेड नहीं होती। रीजन बीइंग दैट कि हमको ये नहीं पता होता कि कौन हमारे साथ टॉर्ट करेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में हमको पता है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कौन करेगा। ठीक है, ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस हैं। अब हम आगे चलते हैं। विच सेलिब्रेटेड केस लेड डाउन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केशवानंद भारती। तो ये केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20, इट इज बेस्ड अपॉन पार्ट 20 कंटेनिंग ओनली वन आर्टिकल दैट इज 368। तो आर्टिकल 368 जो है वो अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन है इस पर ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, बट इट कैन नॉट अमेंड द पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को अमेंड कर सकती है, बट इट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी को हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो कि दिया गया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, द कंपटीशन एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट रिप्लेसिंग। तो जब कंपटीशन एक्ट बना था तो उसने एमआरटीपी एक्ट को रिप्लेस किया था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। और हमारा नेक्स्ट केस क्वेश्चन है 43। श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66A को स्ट्रक डाउन किया था। इस ग्राउंड पर किया था, ये जो सेक्शन 66A है ये हमारे फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन आपका आईटी से आया। तो मेजर जो क्वेश्चन जिसे हम आपको बता रहे हैं कि मेजर क्वेश्चन आपके आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, एविडेंस, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट से आते हैं। बाकी सब्जेक्ट से आपका एक एक दो क्वेश्चन ही आता है, ज़्यादा नहीं आता। ठीक, नाउ वी कम टू क्वेश्चन 50। एन अरेस्टेड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, इसका डी आंसर है। और डी आंसर किस बेसिस पर है, ऐसा हमारे आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है एंड सेक्शन 56 सीआरपीसी में भी दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 57 सीआरपीसी में भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट को किसने ड्राफ्ट किया था। तो इसको ड्राफ्ट करने वाले थे जेम्स स्टीफन। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप देख रहे होंगे कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान है, वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, और उस पर कोई ज़्यादा टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 56 अगर लेते हैं तो कौन सी ग्राउंड जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ओरिजिन ग्राउंड मेंशन नहीं है आर्टिकल 16 में। जब आप वेर एक्ट पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट दिस फैक्ट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप देखें। 63, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड। तो वेजरिंग के अनुसार सेक्शन 30 है जो हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट की बात करता है और वो कहता है कि वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। तो वेजरिंग एग्रीमेंट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है,
अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द थर्ड जेंडर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो बेसिकली हमारी आईपीसी में दो पर्सन को डिफाइन किया गया है, मेल को या फीमेल को, एंड आईपीसी डज नॉट हैव एनी रेफरेंस विद रेस्पेक्ट टू द थर्ड जेंडर। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि ये थर्ड जेंडर भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू, अब ये 71 हम डिस्कस करेंगे। 71 कहता है द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट इज कंटेंट इन विच शेड्यूल। तो 4th शेड्यूल में ये दी गई है। ठीक है, नाउ वी कम टू 84। 84 कहता है कि किस आर्टिकल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा था। तो दैट इज आर्टिकल 32। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट, जीएसटी से संबंधित जो है वो हमारा 101st अमेंडमेंट है। अब हम आते हैं सीयूटी 2023 के पेपर पर। तो इसमें केवल 3 क्वेश्चन आए। जैसे मैंने आपको बताया कि 2023 में ड्रास्टिक चेंज हुआ है, जिसमें जो लॉ के क्वेश्चन है वो काफ़ी कम हो गए हैं, और इस बार केवल 3 क्वेश्चन ही हम मतलब मिले हैं उस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। अब पहला क्वेश्चन हमारा देखोगे, एज ऑफ वोटिंग वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 इन द ईयर 1988, इट इज कंटेंट इन। तो बेसिकली आर्टिकल 326 में ऐसा दिया गया है, और आर्टिकल 326 जो है हमारा वो एडल्ट सफरेज की बात करता है। तो एडल्ट सफरेज का मतलब है कि हर 18 साल के व्यक्ति के पास राइट टू वोट होगा। ठीक है, लेकिन क्या है पॉइंट, लॉ क्या कहता है कि हर 18 साल के व्यक्ति के पास राइट होगा। तो ये जो 18 ईयर की एज है ये पहले 21 थी, लेकिन इसको 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में घटाकर 18 कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, ये मैचिंग है। तो ये बोरोइंग फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हमने जो फीचर्स हैं वो बोरो किए हुए हैं। जैसे आप देखेंगे सिंगल सिटीजनशिप, और जो फर्स्ट ऑप्शन ए है ये हमने यूके से लिया हुआ है। प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट ये हमने यूएसए से लिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ऑप्शन ए यूएसएसआर से ली गई है। और कंकरेंट लिस्ट का आइडिया या ट्रेड एंड कॉमर्स ये हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है, who resigned as the Speaker of Lok Sabha to contest the presidential election in 1967 and 1977। तो इसका करेक्ट आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, तो क्वेश्चन भले ही कम पूछे गए हैं 2023 में, लेकिन नेचर ऑफ क्वेश्चन इज सेम एज इट वाज इन द केस ऑफ 2021 and 2022। So that's all for today, my dear students. I will come again with the next such videos. Till then, thank you very much. Goodbye. Hello everyone, welcome to Manu Law classes. My name is Rahul and I am a faculty of Quantitative Aptitude and Logical Reasoning from last 10 years. So today we are going to analyze DU LLB question paper, past previous year 3 paper. So we will see what is the best topic for the Quantitative Aptitude and Logical Reasoning section. So let's see. Now this paper in front of you is of DU LLB 2021. DU LLB 2021. So starting from the DU LLB 2021, I have seen first the maximum parts from the legal section and GS section in 2021, but there are many changes. Now I am directly coming to question number 30, which belongs to quant section. Question number 30 says a person sold a watch of 1520. Now this is a question of profit and loss, right? This is a question of profit and loss. So again you can see this is a quant section. Now coming to question number 31. Question number 31 is from direction senses, means logic section. This is from logic section. Question number 3, again you can say this is a ratio proportion question. It's a quant section, ratio proportion. Now moving to the next. Again
4 members have nominated to a committee. Now this is a puzzle based question. I hope you are clear with this. This is puzzle based question. Now what are the topics that DU has been asked? So next is number series, you can say, or sequence, number series, or you can say sequence. So sequence based question is also very important. Moving to the next. Same question, sequence based. Now, so again what we have seen, DU LLB 2021, very few question was there from quant and LR. If I talk about quant and LR, maximum 5 to 7 question was there, 5 to 7 question, right, from 2021. But there will be changes. Let's see in 2022 scenario. So in 2022 scenario, I have seen the paper. Now here DU LLB 2022. Now question number 16 was from direction sensor. So in the previous year also we have seen direction sensors has been asked, right? Now again this is, you can say this is ratio proportion, quant section, ratio and proportion, correct? Now next it's been asked coding. Next question number 18 is from coding, alphabet coding. Next is number series. Correct? Now this is calendar. Now next is, you can say, antonym, synonym, or classification, you can say classification. Classification. Now moving to the next, blood relation. Again it's coding. Again it's coding. Now here blood relation. So these are the questions which has been asked in DU LLB 2022. So what we have seen 2021 and 2022. 2021 and 2022, DU LLB was totally based on legal and GS section maximum, and some part of English was also there, and also we can say LR and quant was very few, right? LR plus quant was very few questions. So maximum question from legal, GS and English. But after the change of CUET PG, there is a huge changes. Means at that time, what was the important topic from quant and LR? That is ratio and proportion, average, then time and work,
SDT. This is a part of QA quant section. Now if I talk about LR section, coding, blood relation, direction, puzzle. These are the questions which has been asked in LR. So after the change, let's see the paper of 2023. In 2023, what CUT PG? Now this paper is conducted by CUET, right? It's come under CUET exam, right? So DULLB now is under CUT. Now there is many changes. Now what is the major part in this? That is math, you can say quantitative aptitude and LR, logical reasoning, correct? So LR and, or you can say LR and QA is the most important, right? So let's see. First there was a passage based on English. Now from question number 22, we have seen most of the students have phobia of quant and LR, but trust me, this question is not much tough. This paper is not much tough. अगर आप ये तैयारी अच्छे करते हैं तो बेसिक क्वेश्चन बेसिक करेंगे आप, तो आपके क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे और ये पेपर आप क्वालिफाई कर लेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं CUT PG का. इसमें ये क्वेश्चन एवरेज पे था, ये क्वेश्चन एवरेज बेस्ड है. उसके बाद आप देख सकते हैं ये पजल बेस्ड है. पजल यू कैन से नंबर बेस्ड पजल है. उसके बाद देख सकते हैं पाइप एंड सिस्टम है, मीन्स टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, करेक्ट. देन यू कैन सी again blood relation was there. Again blood relation question was there. Again this is basic of maths, you can say simple equation. In a class 16, 70% pass. Now you can say basic set theory or you can say percentage based. Now set theory, you can say set theory, this is basic question from set theory, or you can say percentage based also. Not much different from both of them, but yes, this was the question from percentage and set theory, you can say. Now again this is profit loss. Again this is simple equation, simple equation. Now this is sitting arrangement. Now we can say Venn diagram based question. Venn diagram based question. Now this is ages based question. This question number 43 is ages based question. And this is coding based.
Now again, this is partnership based question. Direction based question was this. Set theory. Basic formula of set theory is asked. Again, series, number series you can say. SI, simple interest. Right, this question based on simple interest. Now statement and conclusion. Right, it is syllogism. Now syllogism is very important. As you can say, many of the questions are from LR and Quant. Again, you can say this is very basic probability question. Now this is blood relation. Now you can say maximum questions are from LR and Quant. Again, figure based logical reasoning. Again, these are basic maths. Now this is percentage. Venn diagram. Venn diagram. Basic maths. SDT, speed, distance, time. Mensuration. Set theory. Simple equation. Calendar. Clock. Basic math. Coding. Critical reasoning, basic critical reasoning, that is statement assumption. Order. Direction sensors. Figure based. Coding. And that what we have analyzed all the questions, means which topics are. Now you have to see approximately 52 question out of 100 question was from Quant and LR section. So it's playing a huge role while taking the selection. According to CUET, this will be the criteria, and this is a paper of 2023. So now what we have to do, we have to focus on basic maths, right? As I told you, we have to start with all the basics of arithmetic, right? How to do the preparation? Start with the basic arithmetic, correct? What will be the basic arithmetic? What will be the basic arithmetic? Means you have to start with the percentage, right? Percentage, profit and loss, right? Time and work, speed, distance, time, ratio and proportion, correct? Average. So these are the topic we have seen. And then set theory, syllogism, blood relation, direction, series. So these are the major topic we have to start with, right? And I hope you got all the information about CUET paper, is Quant and LR section, and I hope this video will help you to get through all the section and prepare more better for your examination. Thank you so much for